गुड मॉर्निंग। मैं बलजीत सिंह, अंग्रेज प्रवक्ता, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिंगवाल। और लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा जो घर से पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया है, उस संदर्भ में श्री रमेश कुमार धारीवाल, राजनीति विज्ञान प्रवक्ता, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कसूम, जो एक अच्छे शिक्षाविद हैं, राज्य स्तरीय व अन्य जिला स्तरीय पुरस्कारों से नवाजे गए हैं और इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो इनसे कुछ बातचीत रहेगी इस विषय पर। तो इनसे जानना चाहूँगा मैं कि लॉकडाउन के दौरान घर से पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत की गई थी सरकार के द्वारा, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखना है, क्योंकि लंबे समय तक पढ़ाई से दूर रह करके बच्चों का बहुत नुकसान हो जाएगा। परंतु पहले तो इसके बच्चों में भी और टीचर में भी काफ़ी उत्साह दिखाई दिया, परंतु बाद में इसके परिणाम इतने अच्छे नहीं आए। उसके बारे में श्री रमेश कुमार जी। नमस्कार। देखिए, कोई भी समस्या जो होती है वो परिवर्तन की जनक बन जाती है। कोविड-19 के कारण जो हालात पैदा हुए और उन हालात के अंदर शिक्षा प्रदान करना, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया। अध्यापक के सामने समस्या थी कि किस प्रकार से बच्चों तक वो अपनी बात रख पाएं, और फील्ड के अंदर बच्चा उस चीज़ को कैसे ग्रहण करे। सभी के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह था, जैसा कि आपने स्वयं ही कहा। और मैं तो ये मानता हूँ कि पहले भी कुछ कल्पनाएं की गई थी इस प्रकार की। यहाँ तक कि आपका तो अंग्रेजी का विषय भी रहा है, उसके अंदर एक 9वीं कक्षा के अंदर पाठ है द फन देयर। उसके अंदर इस बात का था कि भविष्य के अंदर कैसे शिक्षा ग्रहण की जाएगी, कैसे विद्यालयों के स्वरूप रहेंगे। लेकिन क्योंकि ये समस्या अचानक सामने आई और उसके कारण इस तरफ रुझान काफ़ी बढ़ा, लेकिन हर चीज़ के बीच में कुछ चुनौतियां भी होती हैं। उन चुनौतियों से पार पाने के लिए काफ़ी अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता होगी, तब जाकर के परिणाम जो हैं वो ज़्यादा सार्थक होंगे। जैसे आज के समय में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इंटरनेट के अंदर अगर जिक्र करें तो इंटरनेट की स्पीड और इंटरनेट की ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उपलब्धता, ये आप भी जानते हैं कि मतलब एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो राजकीय विद्यालय हैं, इनके अंदर जो हमारे बच्चे हैं वो काफ़ी गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं, जिनके पास ना तो एंड्रॉयड फ़ोन अधिक मात्रा में उपलब्ध है, और फिर उनका बजट जो है नेट डलवाना और उसको प्रयोग करना, समय समय पर फिर इसको रिचार्ज करवाना, ये भी काफ़ी दिक्कतदेह होता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। गरीब परिवार, मजदूर और कामगार जो तबका है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये। लेकिन क्योंकि इस दौर के अंदर प्रयास चारों तरफ से हुए, माँ बाप भी कुछ जागरूक थे, बच्चों ने भी प्रयास किया, और अध्यापकों की तरफ से तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए गए, जिसके परिणाम सार्थक रहे। और कुछ मात्रा में मैं कहूँगा कि हमें काफ़ी मात्रा में सफलता भी हासिल हुई है। और ख़ास तौर से हार्डवेयर वर्किंग के रूप में मैं कहता हूँ, जैसे लिखाई का कार्य है बच्चों में, हम टीचर्स की तरफ से जो उन तक पहुँचाया गया, उसके बाद उन्होंने उसको काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से किया भी है और उनकी रुचि रही है। सरकार के प्रयास रहे कि टीवी चैनल से, डीटीएच से वो कार्यक्रम बच्चों ने देखे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि विकल्प के रूप में जैसा कक्ष के अंदर अध्यापक के द्वारा कार्य करवाया जाता है, उस प्रकार का विकल्प आज की स्थिति में भी काफ़ी दूर का एक तरह से परिणाम दिखाई दे रहा है। अभी हम उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत ही सुंदर। काफ़ी मुश्किलें हैं देहात क्षेत्र में, खासकर जो गरीब परिवार हैं, उन परिवारों से मेरे पास भी फ़ोन आते थे कि हमारे पास ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, और उसकी उपलब्धता न होना बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। और फिर भी कुछ देखने को मिला है, कुछ गुरुजन एक चिंता जाहिर करते हैं कि जैसे एक बार जैसे कंप्यूटर आए थे सभी विभागों में,
और कंप्यूटर के आने से लोगों को एक डर सताने लगा था कि कंप्यूटर एक आदमी की जगह ले लेगा और इससे बहुत बड़ी बेरोजगारी पैदा हो जाएगी, आदमियों की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसी तरह से कुछ गुरुजनों ने चिंता जाहिर की है, अगर हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, इस तरह की फैसिलिटी होगी तो ज़्यादा से टीचर की जरूरत नहीं होगी। कुछ एक टीचर हैं जो वीडियो है या इस तरह की टीएलएम तैयार करेंगे और उनसे बच्चों तक पहुंच हो जाएगी, तो ये एक समस्या ना हो। तो क्या आप इसको, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जो स्कूल है या जो टीचर है जो फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाता है, उसके विकल्प के तौर पर कोई इसको डर या एक समस्या मानते हैं? बलजीत जी, मैं थोड़ा सा एक स्पष्ट रूप से बात कहना चाहूँगा कि विकल्प कभी भी अचानक पैदा नहीं होता। आज हमने प्रयास किए हैं, वही चीज़ आज या कुछ समय के अंदर ही एक विकल्प के रूप में उभर जाए, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। हमारी जो पद्धति रही है उसके अनुरूप जो कार्य है उसके लिए हमारा वातावरण पूरी तरह से, एनवायरनमेंट पूरी तरह तैयार है, लेकिन जो परिवर्तित जो गतिविधियां हैं उसके लिए अब हम अगर इस स्तर के ऊपर बात करें तो आज भी हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। जरा पिछले दौर के ऊपर थोड़ा सा नजर डालें तो फोन यहाँ तक कि टीचर के लिए अलाउड नहीं था कि वो कक्षा के अंदर ले जाए। जो हमारे अधिकारी थे वो इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन करते थे कि आपकी जेब में फोन क्यों है, और आज वही फोन इतना महत्वपूर्ण है। दौर परिवर्तन का है, लेकिन इवन जो बड़ी उम्र के अध्यापक हैं या जो पुराने, कम से कम जैसे हमारे जैसे लगाओ, कि वो तो खुद उस फोन की जो क्रियाकलाप है उनके अंदर स्वयं ही डले हुए नहीं है। हमने तो आज तक क्या किया था, एक जीमेल, एक फेसबुक और तीसरा ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप। हाँ, इसके साथ साथ जो अब नई व्यवस्था है उसके अंदर जैसे यूट्यूब के ऊपर अपलोडिंग और यूट्यूब से डाउनलोडिंग, ये जो चीजें हैं ये आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बच्चों की कैपेसिटी से अभी भी बाहर की स्थिति है। हाँ, जो चीज भेजी जाती है अध्यापक, वो उसके अंदर काफी सहायक सिद्ध हो रहे हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ उससे हासिल करने में सफलता मिल रही है, लेकिन इसके अंदर अभी भी काफी समय लगेगा। उसके अंदर बच्चों का नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, एक बहुत बड़ी समस्या जो पेरेंट्स की तरफ से आ रही है कि जी बच्चा बार बार फोन लेता है, इसकी आदत बिगड़ जाएगी, कल को ये समस्या बन जाएगी। ये चीजें भी फील्ड के अंदर से धीरे धीरे रिमूव होंगी और बच्चे भी, जब एक बार नया जब उसके हाथ में फोन आया किसी बच्चे के हाथ में, तो वो पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों के अंदर भी उसका प्रयोग करने की कोशिश करेगा। वो जब उसकी उपयोगिता को सही ढंग से समझ पाएगा तब ही ये संभव है कि वो उसका सदुपयोग ही करने की तरफ सक्रिय रूप से भूमिका में होगा, और उसके परिणाम कुछ समय बाद धीरे धीरे अग्रसर होते चले जाएंगे। बहुत ही सुंदर है। और इसके साथ ही देखिए, जैसे कि हमने ऑनलाइन से या सेल्फ मेड शिक्षण सामग्री तैयार की और वो बच्चों के पास भेजी, तो इस तरह की सामग्री तैयार हुई जो हम क्लासरूम में बच्चों को उपलब्ध नहीं करवा पाते थे, परंतु इसका फायदा भी हुआ कि और जो एक्सपर्ट, किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा तैयार की गई शिक्षण सामग्री को हम बच्चों तक पहुंचा पाए। और क्या भविष्य में स्कूल खुलने के बाद भी इस तरह की ऑनलाइन एजुकेशन हम इसके साथ साथ जारी रख सकते हैं, ताकि बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और अच्छी तरह से वो इसके हैबिचुअल भी हो जाएं, क्योंकि जो फ्यूचर है, भविष्य है, इसी ऑनलाइन एजुकेशन का है। और अभी से बहुत सी ऐसी सामग्री है जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक विद्यालय में या एक अकेले टीचर के पास ऐसी उपलब्ध नहीं होती। तो आप इसको कैसे मानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो हमारी स्कूल या टीचर की पढ़ाई है उसके साथ साथ भी जारी रहनी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर बलजीत जी आपने ध्यान आकर्षित किया है कि जब हम किसी चीज को विकल्प के रूप में तैयार कर रहे हैं तो विकल्प कभी भी ये नहीं होता कि उसको बाद में छोड़ दिया जाए। ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो क्लासरूम एजुकेशन के साथ साथ चलती रहे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही तर्कसंगत चीज है।
लेकिन अब जो मैंने पिछले उसमें जिक्र किया था कि मानसिकता सरकार को भी बदलनी होगी और मानसिकता टीचर को भी अपनी कुछ ऊपर के स्तर पर लेकर के जानी होगी। अब जैसे सहायक सामग्री की बात आती है कि क्या क्या सहायक सामग्रियां हम ज़्यादातर प्रयोग करते थे। एक चाक, डस्टर, पॉइंटर, उसके साथ साथ जो लैब के अंदर या ज्योग्राफी का ग्लोब या मैप, इस प्रकार की चीज़ें ही हो पाती थी। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हम बच्चे के सामने उससे कहीं ज़्यादा सहायक सामग्री के रूप में और प्रैक्टिकली कोई चीज़ वीडियो के रूप में, ऑडियो तो ठीक है सुनाया जा सकता है, लेकिन वीडियो विजुअल जो चीज़ है वो बच्चे को ज़्यादा अच्छे ढंग से क्लियर कर पाती है उसके कंसेप्ट्स को। तो वो चीज़ें जो है ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं और एक अध्यापक का ज्ञान उस अध्यापक तक सीमित होता है। मेरा जितना ज्ञान है उसके अंदर कहीं आप अधिक जोड़ पाने में आप सक्षम होंगे, आपके ज्ञान में मैं, और तीसरा जो व्यक्ति है शिक्षाविद है वो कहीं और बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। इस प्रकार से ये जो कड़ी है ये एक के साथ दूसरे तक जुड़ती चली जाती है और ऑनलाइन एजुकेशन इसमें बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होगी। और मैं कहता हूँ कि ये जो है क्लासरूम एजुकेशन के साथ साथ अगर ऑनलाइन एजुकेशन को प्रयोग करते हुए अध्यापक इसको बढ़ावा देंगे और साथ साथ इसको पैरेलल चलाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा एक सहायक अध्यापक के रूप में ही हमारे को सहयोग देगा और उसके ज़्यादा अच्छे परिणाम और कारगर व्यवस्था सिद्ध होगी। हाँ, और बहुत ही अच्छा जवाब है। और इसके साथ ही सरकार ने घर से पढ़ाओ अभियान के तहत काफ़ी टीवी चैनल की लिस्ट जारी की, जिसमें विभिन्न पेड चैनल थे उनके और फ्री चैनल से भी, और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भी बच्चों तक पहुंच बनाने के लिए कहा गया। परंतु बच्चे ज़्यादातर जो डिश टीवी होता है वो फ्री चैनल ही होते हैं और उस फ्री चैनल में जो शिक्षा के चैनल उनको उपलब्ध नहीं हो पाए। और ऑनलाइन एजुकेशन में भी हमने देखा कि काफ़ी बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो इनके अलावा कोई और विकल्प भी आप बता सकते हैं ताकि हम बच्चों के संपर्क में रहे और उनको ज़्यादा नुकसान न दिए बल्कि तत्काल रूप से अगर देखा जाए तो इस चीज़ का मैं कहूँगा कि कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण वैकल्पिक स्वरूप तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है कि हम जिस बिंदु के ऊपर अभी परिचर्चा में गौर कर रहे थे कि जब क्लास रूम एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन दोनों के मेल से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें शायद और किसी विकल्प की आवश्यकता न भी पड़े। और इसके लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है विशेषतः उसके अंदर जो आवश्यकताएं हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, वो जो सुविधाएं बच्चों तक उपलब्ध हो पाएंगी कुछ पेरेंट्स की तरफ से, और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि सरकार भी ऐसे प्रयास करे कि बच्चों को जिस प्रकार से स्टाइपेंड और दूसरी सुविधाएं या पुस्तकों के लिए पैसा दिया जाता है, अगर ऐसा कोई विकल्प विचार करे सरकार कि बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन की उपलब्धता परिवार के साथ अगर हो जाए तो ये भी इसको कारगर तरीके से लागू करने के अंदर सहायक सिद्ध होगी। और इसके साथ साथ जैसा बलजीत जी आपने चैनल्स की जो बात की उसके अंदर जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि कुछ सरकार ने प्रयास किए हैं कि जैसे जो केबल है शहरों के अंदर या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उस केबल को भी कंपलसरी किया गया है कि वो भी कुछ अपने चैनल्स के ऊपर इसको प्रसारित करें, और कक्षा अनुसार कुछ चैनल सरकार की तरफ से मुफ्त जो चैनल चलते हैं उसके अंदर भी इस चीज़ की तरफ बढ़ावा दिया है और धीरे धीरे इसको और ज़्यादा अच्छे ढंग से सरकार भी डेवलप करने की कोशिश कर रही है। और हम सब जो शिक्षाविद हैं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो भरसक प्रयास करेंगे तो इसके परिणाम बड़े ही सार्थक सिद्ध होंगे और ये कम से कम एक सहायक के रूप में हमारे साथ ऑनलाइन एजुकेशन जुड़ी रहेगी और उसके परिणाम बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। बहुत ही सुंदर। और जैसे कि सरकार के सामने भी ये समस्या अचानक से आई, उसके पास भी पहले ऐसे कोई संसाधन नहीं थे, और इसी तरह जो गुरुजन हैं, जो टीचर हैं, उनके सामने भी ये समस्या नहीं थी और वो भी मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। और अब जैसे जैसे समय बीत रहा है तो उन्होंने बहुत से ऐसे गुर सीख लिए हैं या ऐसी टेक्निक का पता लग गया है, तो पहले से
इजी महसूस कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये अगर लंबा चलता है तो सभी इसके अनुसार ढाल करके बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह की व्यवस्था कर लेंगे कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो। और आखिर में मैं चाहता हूँ इस अभियान से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं, उनके गुरुजन हैं, या जो सरकारी मशीनरी है, या फिर अभिभावक हैं, उनके लिए कोई संदेश, ताकि बच्चों का पढ़ाई का नुकसान कम से कम हो और सभी जो हमारी लॉकडाउन के दौरान सभी गतिविधियां बंद हैं, तो उसके दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा इस समय का सदुपयोग कर सकें। तो इन सब के लिए कोई अगर आपके पास संदेश है जो देना चाहते हैं। बलजीत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं कहना चाहूँगा वो पेरेंट्स के लिए है कि हमारा जो ग्रामीण परिवेश है उसके अंदर लड़कियों को खास तौर से फोन उपलब्ध करवाने के अंदर माँ बाप के अंदर भी झिझक होती है, और लड़कियां भी उसको खुले रूप से माँ बाप को नहीं कह पाती कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। तो एक तो बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय है कि माँ बाप इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हों कि हमें अपने न केवल बेटों को बल्कि बेटियों को भी इस प्रकार के परिवर्तन के दौर में फोन के प्रयोग की इजाज़त देनी चाहिए। और दूसरा जो है कि पेरेंट्स को एक भय है कि ये लत ना बन जाए। तो ऐसी बात नहीं है कि जब कोई चीज़ आवश्यकता है तभी उसके ऊपर ज़्यादा दबाव है, जैसे ही विद्यालय खुल जाएंगे तो इस प्रकार का दबाव सबके ऊपर से हट जाएगा और ज़्यादा इतना प्रयोग की लत की ऐसी नौबत नहीं आएगी। परिवर्तन है, परिवर्तन के दौर में मानसिकता को भी बदल करके सहयोगी स्वरूप में माँ बाप को बच्चे के साथ खड़ा होना होगा, और अध्यापकों का तालमेल और अच्छा हो, वो प्रयास हमारी तरफ से, शिक्षा जगत की तरफ से भी हों, और सरकार इस सारे के सारे सिस्टम के अंदर अपना सकारात्मक रूप अपनाते हुए और ज़्यादा हमें भी सहयोग करे ताकि ये उद्देश्य जो है इसकी पूर्ति होती रहे। धन्यवाद। और श्री रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। और आखिर में सभी बच्चों को, सभी अभिभावक और सरकारी मशीनरी, तो सभी को मेरा नमस्कार। और इस बारे में आवश्यक सुझाव दें तो किस विषय पर हमारी परिचर्चा में क्या शामिल हो गया, क्या छूट गया, और इसके लिए सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।